गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास जो है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है और ये इसका सेशन नंबर 7 है। इससे पहले 6 और सेशंस लिए जा चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो पिछले 6 सेशंस ना देखे हों उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स पढ़ाए गए हैं। उनके वीडियोस भी चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ गए हैं, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, उन सभी का वेलकम। आगे भी और लोग आते रहेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जो पहला ईडियम हमने रखा हुआ है आज के सेशन में वो है राइड हाई। इसका मीनिंग क्या है? somebody being सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि ये एक पॉजिटिव नेचर का ईडियम है। राइड हाई का मीनिंग है कोई भी जो बहुत सफल हो और सफल होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब आप इसे समझेंगे कैसे, समझिएगा। राइड का मतलब घुड़सवारी करने से होता है। बेसिकली हॉर्स राइडर्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग की जाती है। जैसे कि कोई हॉर्स राइडर है, घुड़सवारी कर रहा है। किसी व्यक्ति का घोड़े पर बैठना, घुड़सवारी करना, यही इस बात का प्रमाण है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। अदरवाइज किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये सरल नहीं है कि वो घुड़सवारी कर सके। सिर्फ एक बहुत ही मजबूत, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। और दूसरी बात, एक होता है घुड़सवारी करना और एक होता है तेज रफ्तार में घुड़सवारी करना। ये जो हाई लिखा है ये बताएगा कि घुड़सवारी जो की जा रही है वो तेज रफ्तार में की जा रही है। एक तो घुड़सवारी करना वो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है, दूसरा उसके साथ साथ उसकी तेज रफ्तार में घुड़सवारी करना। तो ये सारी ही बातें, ये दोनों ही बातें इस बात का प्रमाण है कि कोई अंदर से बहुत मजबूत है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंस आप में तभी आता है जब आप काफी हद तक सक्सेसफुल हो। तो राइड हाई का क्या मतलब है? समबडी बीइंग सक्सेसफुल और उसके रिजल्ट के रूप में वो बहुत कॉन्फिडेंट भी हो। एग्जाम्पल पढ़िए। पहला एग्जाम्पल कहता है आर टीम वन 4 कॉलेज टूर्नामेंट्स इन रो दिस ईयर। हमारी टीम ने 4 कॉलेजेस में टूर्नामेंट्स हुए, अलग अलग कॉलेजेस के। तो हमारी टीम ने उनमें से 4 टूर्नामेंट्स जीते, वो भी एक ही रो में। इन रो का मतलब है लगातार। ये भी एक ईडियम है, आप इसे भी कहीं लिख लीजिए। ये भी एक स्टेटमेंट है। बैक टू बैक जिसको कहा जा सकता है, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार जिसको कहा जा सकता है। तो चूंकि हमारी टीम ने लगातार बैक टू बैक 4 टूर्नामेंट्स जीते इस साल, तो इसकी वजह से हम क्यों नहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में होंगे? हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर क्यों नहीं होगा? यही तो लिखा है, व्हाई वुडंट द टीम बी राइडिंग हाई? क्यों नहीं ऐसा होगा? जब हमने बैक टू बैक 4 टूर्नामेंट जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, ऊंचा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अनीता फाइनली गॉट द प्रमोशन शी हैज बीन वेटिंग सिंस लाइक फॉरएवर। अनीता को फाइनली वो प्रमोशन मिल गया जिसके लिए मानो कि वो हमेशा से, सदियों से इंतजार कर रही हो, जिसकी वजह से शी हैज बीन राइडिंग हाई एवर सिंस द न्यूज केम थ्रू। और जब से ये न्यूज मिली है कि उसका प्रमोशन हो गया है तो शी इज राइडिंग हाई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो 7वें आसमान पर है। वो एक गाना नहीं है, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। तो ये बहुत ज्यादा खुश होने का प्रमाण है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने का प्रमाण है। तो जब से उसे पता चला है दैट शी हैज फाइनली बीन प्रमोटेड, शी हैज फाइनली गॉट द प्रमोशन, शी जस्ट बीन राइडिंग हाई, बहुत ज्यादा वो खुश है, बहुत ज्यादा वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो ये था आज के सेशन का ईडियम नंबर 1। मैंने समझाया, राइड मतलब घुड़सवारी करना और हाई मतलब तेज रफ्तार में घुड़सवारी करना। ये तभी संभव है जब आप मन से बहुत मजबूत हो, दृढ़ हो, कॉन्फिडेंस आपके भीतर बहुत ज्यादा हो, और ये सफल होने का प्रमाण भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईडियम नंबर 2 को समझते हैं।
The idiom number 2 that we have for today's session is stand someone in good stead. पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लीजिए. To be of advantage to someone मतलब कुछ ऐसा जिससे आपको किसी प्रकार का कोई लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा. आप एक अच्छी सिचुएशन में हैं, हाँ, एक एडवांटेजियस सिचुएशन है आपके सामने, मतलब फायदेमंद स्थिति में है आप, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कंफर्ट जोन में है एक तरीके से. अब इसका मीनिंग ऐसे कैसे आया ये ज्यादा जरूरी है समझना. तो समझिए, स्टैंड समवन इन गुड स्टेड. इसमें जो स्टेड वर्ड है, अगर आप गूगल पे इसे टाइप करें यानी गूगल करें और इमेज सेक्शन में जाएं तो वहां पर आपको कुछ बहुत सारे लोग दिखेंगे और हर व्यक्ति जो दिखेगा वो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा. ये तभी तो संभव है जब आप कंफर्टेबल स्टेट में हो, कंफर्ट जोन में हो, या सब कुछ आपके लिए फायदेमंद ही हो रहा हो. एक तो ये तरीका है. दूसरा वास्तविक तरीका क्या है सुनिए. स्टेड वर्ड को डिक्शनरी में देखिए. स्टेड का मतलब ही होता है एक प्रकार की कोई पोजीशन, कोई स्थान, प्लेस जिसको कहा जा सकता है. जैसे कोई जॉब है, हाँ, जैसे कोई पोस्ट है, उसको स्टेड कहा जा सकता है. तो अच्छी पोस्ट पर आप है ना. अब आप समझिए, स्टेड के पहले क्या लिखा हुआ, गुड. तो स्टेड का मतलब पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, प्लेस है, और गुड का मतलब अच्छा. तो अच्छी पोस्ट पर आप हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हैं आप जहां पर हैं वहां से आपको नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही होने वाला. फायदेमंद स्थिति में होना. आपको देखिए कुछ ना कुछ जरूर याद करना पड़ेगा. स्टेड वर्ड को अगर आप याद नहीं करेंगे, दैट स्टेड मीन्स जॉब, प्लेस, सिचुएशन, पोजीशन, और फिर गुड से उसको रिलेट नहीं करेंगे, तब तो निश्चित रूप से समस्या होगी. फिर आपको ऐसा तो करना ही चाहिए, वरना आप सीखेंगे कैसे. तो स्टैंड समवन इन गुड स्टेड का मतलब है अच्छी स्थिति में होना, फायदेमंद स्थिति में होना. टू बी ऑफ एडवांटेज टू समवन. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. My being a linguist has stood me in good stead in my travels and adventures. कोई व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर घूमने जाता है, नई नई चीजों की खोज करता है. अब जब आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे, दुनिया के कोने कोने में जाएंगे, तो ऐसे में दुनिया भर के चैलेंजेस हो सकते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप जहां भी जाएंगे वहां की लैंग्वेज अगर नहीं जानते हैं तो डील कैसे करेंगे लोगों से. तो कोई ये कह रहा है कि चूंकि मैं लिंग्विस्ट हूं, लिंग्विस्ट का मतलब है somebody who masters multiple languages, एक व्यक्ति जिसको तमाम भाषाओं का ज्ञान है. अब ये उसके लिए एडवांटेज हो गया ना. अब वो दुनिया के चाहे जिस भी कोने में जाए, क्योंकि उसे हर भाषा का ज्ञान है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ही नोज, तो फिर ऐसे केस में उसको फायदा ही तो फायदा होगा. यही कह रहा है ये सेंटेंस कि मेरा एक लिंग्विस्ट होना, इसने हमेशा से मेरी मदद की है. मैं जो दुनिया भर के कोने कोने में जाता हूं, इससे मुझे एक फायदा ही मिलता है, एक बेनिफिट ही मिलता है. ये था इसका मीनिंग. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए. सुजैन्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली रीड someone's expressions of mind is standing her in good stead in her career as a psychiatrist. Psychiatrist मतलब जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, जो मन को भांप लेते हैं. तो सुजैन में एक योग्यता थी या है कि वो हर किसी की बातों को, उसके आव भाव को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक्यूरेट नेचर में, मैनर में रीड कर सकती थी. इससे क्या होता था, उसको एक एडवांटेज मिलता था. एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में उसको एक एडवांटेज मिलता था. सामने वाले के माइंड को रीड कर लिया, सामने वाले के एक्शंस को, बिहेवियर को रीड कर लिया, समझ गई वो. उससे क्या है, वो एक्सक्यूज मी, आसानी से बता सकती है कि क्या मेंटल सिचुएशन है सामने वाले बंदे की. तो इससे उसको फायदा हुआ अपने करियर में एज अ साइकियाट्रिस्ट. समथिंग दैट इज बेनिफिशियल टू यू, समथिंग दैट इज गिविंग यू सम एडवांटेज. ये है स्टैंड समवन टू बी इन एडवांटेजियस सिचुएशन. चलिए आगे बढ़ते हैं और ईडीएम नंबर 3 को देखते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, दोनों ईडीएम्स कैसे लगे, और उससे भी ज्यादा मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा है, प्लीज मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताएं. ईडियम नंबर 3 आज के सेशन का है पैट ऑन द बैक.
बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है ये। मैं आपको इसका मीनिंग पहले बताता हूं फिर समझाता हूं। मीनिंग क्या लिखा है, पढ़िए। टू रिसीव और एक्सप्रेस प्रेज फॉर अ जॉब वेल डन। कोई भी कार्य बहुत अच्छा किया गया है, जिसकी वजह से जिसने भी इस अच्छे कार्य को किया है, इस कार्य को अच्छे तरीके से किया है, उसकी सराहना, उसकी प्रशंसा की जाएगी। या फिर आप जो है, जिसने भी इस अच्छे कार्य को किया है, आप उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि आपने इस अच्छे कार्य को किया है, इस कार्य को बेहतरीन तरीके से किया है, तो आपकी सराहना की जाएगी। कुल मिलाकर के सराहना करना, एक तरीके से किसी की तारीफ करना या किसी से तारीफ पाना। पैट ऑन द बैक। बैक का मतलब सर पीठ है। आप राइट कॉर्नर पे पिक्चर बनी है उससे समझते रहिएगा। बैक मतलब पीठ और पैट का मतलब थपकी मारने से होता है। जैसे आपने अपने हाथ को किसी की पीठ पर रखा तो पैट है। मैं आपको इससे पहले एक दूसरा फ्रेज पढ़ाता हूं, वो है पैट डाउन, PAT पैट, और DOWN डाउन। जो सिक्योरिटी चेक होता है, जैसे आप किसी मॉल में गए, आप मेट्रो से सफर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो जो गार्ड हैं वो आपकी पूरी बॉडी को चेक करता है एक मशीन के माध्यम से, फ्रॉम हेड टू फीट, ऊपर से लेके नीचे तक। और कई बार वो हाथों से भी चेक चेक करता। कैसे? जगह जगह आपके शरीर पे हाथ मारता है, वो दोनों हाथों को ऐसे से रखता है, तो वो क्या करता है, ऊपर से नीचे तक आपको चेक कर रहा है, पैट डाउन कर रहा है, जांच कर रहा है। पैट का मीनिंग समझ में आया ना? हाँ, थपकी मारना, एक तरीके से हाथ को रखना। तो आप किसी की पीठ पर हाथ को कैसे रखते हैं या कब रखते हैं? खास तौर पे तब जब किसी ने कुछ बढ़िया काम किया हो और फिर आप बोलते शाबाश, यानी कि शाबाशी देने के लिए, है ना, पीठ थपथपाते हैं। तो पैट ऑन द बैक का मतलब यही है सर, पीठ थपथपाना। आप पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है और वो मुस्कुरा रही है, यानी कि उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है और कोई उसकी पीठ थपथपा रहा है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उसकी सराहना की जा रही है। उम्मीद है अब आपके लिए ईडियम बिल्कुल सरल हो गया होगा। पैट ऑन द बैक, किसी के अच्छे कार्य के लिए उसकी सराहना करना। यदि आपने वो अच्छा कार्य किया है तो आपकी सराहना की जाएगी। टू रिसीव और एक्सप्रेस प्रेज फॉर अ जॉब वेल डन। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। द पुलिस, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स श्योरली डिजर्व अ पैट ऑन द बैक फॉर देयर रिलेंटलेस एफर्ट्स दे हैव बीन मेकिंग डे एंड नाइट। आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जाम्पल किस बात पर आधारित है, क्या कहना चाह रहा है। वर्तमान में एट प्रेजेंट पूरा का पूरा देश, इनफैक्ट द एंटायर वर्ल्ड, जिस मेडिकल इमरजेंसी से, जिस समस्या से, जिस पैंडेमिक से जूझ रहा है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सब कुछ ठप पड़ा है, वर्ल्ड इकोनॉमी हैज बीन रैवेज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, और ऐसे में हर किसी की जान को खतरा है। ऐसे में पुलिस वाले, मेडिकल टीम, जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और भी तमाम लोग हम लोगों के जीवन को, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सही रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दे आर पुटिंग रिलेंटलेस एफर्ट्स। रिलेंटलेस का मतलब बिना रुके, बिना थके जो वो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से उनकी सराहना तो बनती है, उन्हें सल्यूट तो बनता है। दे श्योरली डिजर्व अ पैट ऑन देयर बैक फॉर व्हाट दे गाइज आर डूइंग। मतलब आप सराहना कर रहे हैं इन सभी लोगों की, जो लोग हम लोगों को सेफ रख रहे हैं, सेफ रहने में मदद कर रहे हैं। ये था पहला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने भी अपना ग्रैटिट्यूड जो है शो कर दिया है इन सभी लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़िए। द कोच वॉज सरप्राइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, यानी कि जीत। कोच दंग रह गया अप्रत्याशित सफलता की वजह से, के कारण, एंड गेव अ पैट ऑन द बैक ऑफ द टीम, और टीम के खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई। गिव अ पैट ऑन द बैक ऑफ द टीम, टीम के खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई, यानी कि शाबाशी दी। तो ईडियम नंबर 3 का क्या मीनिंग है? किसी के अच्छे कार्यों के लिए उसकी सराहना करना, शाबाशी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईडियम नंबर 4 कौन सा है। ईडियम नंबर 4 है
टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आप राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी है, उसे देखते रहिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं उस पिक्चर की ओर भी चलूंगा। मीनिंग टू ऑल्टर या चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे। स्वयं को बदलना, स्वयं को बदलना और बदल करके बेहतर बना लेना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ एक पॉजिटिव ईडियम है। इसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को एक मौका मिला है और उस मौके का लाभ उठाते हुए अब वो स्वयं को बदलेगा, एक तरीके से बेहतर बना लेगा। अब उस पिक्चर का क्या मीनिंग है समझिए। उसमें एक पन्ना है और उस पन्ने को हल्का सा मोड़ा जा रहा है। देखिए, वैसे तो लीफ का मतलब पत्ती होता है, लेकिन लीफ का एक और मीनिंग होता है पेज। जो कॉपी किताब का पन्ना होता है उसको भी लीफ कहा जाता है। इस बात को याद कर लीजिए कि पेज को, पन्ने को भी लीफ कहा जाता है। और यह माना जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन है एक किताब है और एक एक पन्ना उसके जीवन का एक एक अनुभव है। तो आप फिलहाल किसी एक पेज पर हैं, एक अनुभव के साथ हैं, और आप एक पेज को नए पेज पर आ रहे हैं, मतलब पलट रहे हैं। टर्न ओवर का मतलब पेज पलटना होता है। छोटी क्लासेस में आप सभी लोग अपने अपने पेज के नीचे PTO लिखते होंगे, प्लीज टर्न ओवर, मतलब पेज को पलटना है। तो इस पेज पर हैं, सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आपको मिल रहा है। अब आप पेज पलट रहे हैं, यानी कि जीवन का एक नया अनुभव लेने जा रहे हैं। तो स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना। पास्ट में अगर आपने कुछ गलतियां की हो तो उन गलतियों को एक तरीके से छोड़ते हुए, खत्म करते हुए, एक्सक्यूज मी, नए नए जीवन की शुरुआत करना। एक जीवन का एक नया चैप्टर लिखना जिसमें आप एक गुंडा नहीं है बल्कि एक समाज सुधारक हैं। जैसे कि आपने बहुत पहले की कहानी पढ़ी होगी, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि कोई महात्मा, मुझे नाम तो नहीं अच्छे से याद है, शायद ऋषि वाल्मीकि की कहानी है ये, या मुझे अच्छे से याद नहीं है। कोई महात्मा पहले जो है एक तरीके से लुटेरे हुआ करते थे, फिर उनका वो उन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं और ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब वो सुधर जाए। तो पहले वो व्यक्ति एक बहुत बड़े गुंडे हुआ करते हैं और फिर ईश्वर के जब उन्हें दर्शन हो जाते हैं तो बाद में वो एक बहुत बड़े महात्मा हो जाते हैं। यदि वो ऋषि वाल्मीकि हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने बाद में रामायण जैसे एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना भी की थी। तो यही है इसका मीनिंग, स्वयं को बदलना और बदल करके अच्छा बनाना होगा। आप गंदे से अच्छा बन जाएंगे। पढ़िए एग्जाम्पल्स को। शी प्रोमिसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इफ वी गिव हर वन मोर चांस। अगर हम उसे एक और मौका दें तो वो ये प्रॉमिस कर रही है कि वो सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम स्टार्टिंग माई न्यू जॉब टुमारो। मैं कल से एक नई नौकरी की शुरुआत कर रहा हूं। इट फील्स लाइक, ऐसा लगता है, आई एम टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन को अब पहले से और बेहतर बनाने जा रहा हूं। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का क्या मतलब है? स्वयं को सुधारना, बेहतर बनाना, जिंदगी का नया चैप्टर लिखना, जिंदगी के नए पेज पर पहुंचना, स्वयं को सुधारना अथवा बदलना, बेहतर बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईडियम नंबर 5 देखते हैं। ईडियम नंबर 5 जो है वो है फिश आउट ऑफ वाटर। ये एक बहुत ही रेलेवेंट ईडियम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, मैं जब सेशंस ले रहा हूं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के, और मैंने कोई टारगेट नहीं बना रखा है कि मैं कितने सेशंस लूंगा, और यूं आप समझिए कि मैंने कोई टारगेट नहीं बना रखा कि मैं कितने सेशंस लूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं कम से कम 100 सेशंस जरूर लूंगा। और अगर 100 सेशंस हो जाते हैं मिनिमम, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो थाउजेंड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस सेशन को और बाकी सेशंस को रिकॉर्ड करते समय ये दिमाग में नहीं रहता है मेरे कि मैं बहुत टफ इडियम्स लेकर के आऊं। नहीं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इडियम्स लेकर के आऊं। वो इडियम्स जो थोड़ा कॉमन है, वो इडियम्स जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हों, पूछे जाते हों, पोटेंशियल हो जिनमें, जो कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो वहां भी मिलते हो। चीजें वही तो पूछी जाएंगी जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका कोई वजूद होता है। अब
चाहूं तो मैं आपके सामने ऐसे ईडियम्स लेके आऊं जिसमें आप कुछ भी गेस नहीं कर सकेंगे, वो बहुत टफ हो सकता है। लेकिन सर सिर्फ टफ के चक्कर में और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं ऐसे ऐसे ईडियम्स भी ला सकता हूं, मुझे ऐसे ईडियम्स भी मालूम हैं जिनका आपको तनिक भी आइडिया नहीं है, तो और ये सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत काबिल हूं, मैं इर्रेलेवेंट कंटेंट को लाऊं, ये ठीक नहीं है। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने लाऊं, वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी। मैंने हमेशा से यही माना है और यही मेंटेन किया है कि पढ़ाते समय सिर्फ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट को ध्यान में रखना चाहिए, इजी और टफ को नहीं। इजी है तो भी पढ़ाया जाए, टफ है तो भी पढ़ाया जाए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन के ईडियम नंबर 5 को, दैट इज फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए पानी में मछली, मछली के लिए पानी एक तरीके से संजीवनी बूटी है, मतलब बहुत कंफर्टेबल स्टेट में। पानी में मछली है तो उसे पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ जाल से ही पकड़ा जा सकता है और कोई तरीका ही नहीं, मतलब कंफर्ट जोन में है वो बिल्कुल। और अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो शायद वो 8 10 15 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो मर जाएगी। तुरंत पानी से बाहर निकालते ही वो छटपटाने लगती है। तो एक ऐसी सिचुएशन में मछली आ गई जो उसके लायक है ही नहीं। तो आप अपने आप को फिश समझ लें, तो एक ऐसी स्थिति में आपका होना जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, जो ऑकवर्ड हो, डिफिकल्ट हो और डेंजरस हो, ठीक है, मतलब फेमिलियर सिचुएशन में आप नहीं, जहां पर आपके लिए सब कुछ मुश्किल होने वाला है, असहज होने वाला है। फिश आउट ऑफ वाटर का यही मतलब है, टू बी इन अ सिचुएशन दैट इज ऑकवर्ड फॉर यू। देखिए मीनिंग पढ़िए, और राइट कॉर्नर पे पिक्चर भी बनी हुई है, एक मछली है जो पानी से बाहर है, और आप उसको करीब से देखिए, थोड़ा सा अगर दिख रही हो तो लग रहा है कि वो एक तरीके से कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। तो मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु इज इन अननेचुरल और अनकंफर्टेबल स्फेयर और सिचुएशन, थोड़ा सा अजीबो गरीब हालात में होना, ऑकवर्ड सिचुएशन में होना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मोहन हैड नेवर बीन टू अ सुपरमार्केट। मोहन कभी भी सुपरमार्केट नहीं गया था बिफोर, पहले। सो ही वॉज लुकिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यहां आप ये भी समझ लीजिए कि अक्सर फिश आउट ऑफ वाटर के पहले लुक नाम की वर्ब और फिर लाइक आता है। ये मतलब पूरी एक लाइन टाइप से, लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जनरली सिमिली में आता है, आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा हो तो एक सिमिली है यहां पर। तो मोहन चूंकि पहले कभी भी सुपरमार्केट नहीं गया था, इसलिए ही वॉज लुकिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम स्टफ टू कुक। स्टफ मतलब चीजें, हाँ, खाने पीने की चीजें। तो जब उसकी मां ने कहा कि वो सुपरमार्केट जाए और खाने पीने की कुछ चीजें लेकर आए, तो चूंकि वो पहले कभी सुपरमार्केट गया ही नहीं था, तो उसकी बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति हो गई। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि सुपरमार्केट में चीजें कैसे बाई की जाती हैं, कैसे ढूंढी जाती हैं, कैसे शॉपिंग की जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एवरीबडी एल्स न्यू ईच अदर रियली वेल, so I felt a bit like a fish out of water at the party. पार्टी में हर कोई व्यक्ति, एवरीबडी एल्स मतलब मुझको छोड़कर बाकी हर कोई, तो मुझे छोड़कर बाकी हर कोई पार्टी में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता था। तो जब सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे तो सब आपस में अच्छे से बातचीत भी कर रहे थे। क्योंकि मैं नहीं जानता था किसी को, तो मैं एक तरीके से आई वॉज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे वहां पर अच्छा ही नहीं लग रहा था, मैं कंफर्टेबल ही नहीं था वहां पर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, अजीब लग रहा था। यही है फिश आउट ऑफ वाटर, अच्छी स्थिति में ना होना, जहां पर कुछ भी आपको अच्छा ना लगे। चलिए ईडियम नंबर 6 को देखते हैं। ईडियम नंबर 6 को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी अपील आप सभी से, वो ये कि प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो। साथ ही साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे एक खास अपील है कि हमेशा से ही वो अपने अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और भी तरीकों से जिन ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं, मेरे हर सेशन को शेयर करते आए हैं। मैं फिर से बोल दूं कि वो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं इन सब के लिए। और मैं
अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो अभी कुछ और दिनों तक इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी हार्डली 1 मंथ ही हुआ है हाँ इस चैनल को मुझे बनाए हुए। हाँ, हालांकि 1 महीने में तकरीबन 1200-1300 सब्सक्राइबर्स ज़रूर हो चुके हैं हाँ, लेकिन फिर भी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे भी। चलिए पढ़ते हैं ईडियम नंबर 6 को, दैट इज ऑन द टिप ऑफ वंस टंग। टंग मतलब जीभ। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो वर्ड है TIP, टिप, टिप का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। खास तौर पे जैसे उंगलियां होती हैं उंगलियों में जो नाखून होते हैं, नाखून उंगलियों की टिप पर ही होते हैं, अंतिम हिस्से में ही तो होते हैं। जैसे आप कोई चीज उठाते हैं छोटी सी, तो आप उसे अपनी टिप से ही उठाते हैं। जो उंगलियों का बाहरी हिस्सा होता है उसे टिप कहते हैं। ऐसे जुबान का जो बाहरी हिस्सा है उसे भी टिप कहते हैं। अब समझिए, आप कोई बात याद कर रहे हैं या आप कुछ बोलने वाले हैं, तो जब आप कुछ भी बोलने वाले हैं तो शब्द आपके दिमाग से होता हुआ जुबान तक आएगा, जुबान के बाहरी हिस्से तक आएगा। तो इसी को कहते हैं दैट इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। कुछ भी आप बोलने वाले हैं, कुछ भी आप बस बोलने ही वाले हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल ऐसे भी होता है कि कुछ आपके दिमाग में है, कुछ भी आपके दिमाग में है और आपकी जुबान पे आ नहीं रहा, बार बार आप भूल जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि आपको, जैसे कि किसी स्टेट की आपको कैपिटल मालूम हो क्या है, मालूम हो, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि इस स्टेट की कैपिटल क्या है। अब आप अपनी खोपड़ी को खुजला रहे हैं और कह रहे यार मुझे याद था, अब देखो मेरे दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। तो आप भूल गए हैं, कोई चीज याद है आपको लेकिन कह नहीं पा रहे क्योंकि उस मोमेंट पे आपको वो चीज याद नहीं आ रही है। तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी कहने वाले हैं। मीनिंग पढ़िए, एनीथिंग दैट इज जस्ट अबाउट टू अपीयर ऑन वंस माइंड, है ना। एनीथिंग दैट यू जस्ट अबाउट टू से समथिंग, ये इसका मीनिंग है। कोई भी चीज जो बस आपको याद आने ही वाली है, जैसे ही याद आएगी आप बोल देंगे, या फिर कुछ भी आप जो कहने वाले हैं। एग्जाम्पल पढ़िए, इट वोंट टेक मी मच टाइम टू रिमेंबर हर नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा याद करने में। क्यों? क्योंकि मुझे उसका नाम याद है। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे याद आ रहा है, रुकी रुकी मुझे याद आ रहा है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जरा सा 2-3 सेकंड लगेगा। रुकिए मैं बता रहा हूं क्या नाम है। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। तो ये कहते हैं ऑन द टिप ऑफ माई टंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द टिप ऑफ हिज टंग बट ही वॉज अनेबल टू आस्क इट। उसकी जुबान पे एक सवाल था लेकिन हो सकता है वो असहज महसूस कर रहा हो, शर्मा रहा हो, असमर्थ इस वजह से हो गया हो उसको पूछने में। उसकी जुबान पर एक सवाल था पर वो उस सवाल को पूछ नहीं पा रहा था या पूछ नहीं पाया। तो इफ समथिंग इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग, यू आर जस्ट अबाउट टू से इट, आप बस उसे कहने वाले हैं, यू आर जस्ट अबाउट टू रिकॉल इट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईडियम नंबर 7 को देखते हैं। Idiom number 7 is you can lead a horse to water but you cannot make it drink. बेसिकली ये एक ईडियम नहीं है, ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, सेइंग है। आप ध्यान से देखिए ना, एक सेंटेंस जैसा लग रहा है जहां पर आपको कुछ भी एक्सक्यूज मी, जहां पर आपको कुछ भी एक सेंटेंस के जैसा लगे, वो ईडियम नहीं है, वो फ्रेज नहीं है, बल्कि इट इज लाइक अ प्रोवर्ब और अ सेइंग। मीनिंग आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि आप एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं जहां पर पानी है, लेकिन पानी तो उसे खुद ही पीना पड़ेगा ना। आप उसे पानी पीने के लिए तो नहीं कह सकते। मतलब आप किसी व्यक्ति को एक अच्छी राय दे सकते हैं, एक अच्छी राह बता सकते हैं, पर उस राय पर अमल तो उस व्यक्ति को ही करना होगा, उस रास्ते पर चलना तो उस व्यक्ति को ही होगा। तो ये इसका मीनिंग है कि कोई आपको एक अच्छा ओपिनियन तो दे सकता है, पर उस ओपिनियन को फॉलो करना, मानना ना मानना, उससे बेनिफिट उठा पाना, ले पाना, ये सब आपके हाथ में है। मीनिंग वी कैन ऑफर गुड थिंग्स टू पीपल बट वी कैन नॉट फोर्स देम टू एक्सेप्ट दैट, है ना। हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं लेकिन वो उन्हें सीख जाए,
उनके दिमाग में वो बातें चढ़ जाएं, इसके लिए हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, यहां पर हम मजबूर हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने भरसक कोशिश की है, टू एडुकेट हिम वेल, कि उसे अच्छा से पढ़ाया जा सके, बट ही इज स्टिल हैविंग अ नॉन सीरियस बिहेवियर, लेकिन अभी भी उसका जो बिहेवियर है वो गंभीर नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उसे बोलूं कि वो पढ़े पढ़े, ध्यान दे अपनी स्टडीज पे, लेकिन अभी भी उसका बिहेवियर बहुत गंभीर नहीं है। क्यों? बिकॉज यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप यही बात कि मैंने उसे अच्छी अच्छी राय तो दी है, पर उसका मानना ना मानना उसको, ये सब तो उसके ऊपर ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू मैरी सो सून, मैंने अपने दोस्त को यह सलाह दी थी कि वो इतनी जल्दी शादी ना करे, बट ही स्टिल डिड दिस, लेकिन वो माना नहीं, उसने शादी कर ली। इट इज लाइक यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, कि आप राय तो दे सकते हैं लेकिन उसे फॉलो करना ना फॉलो करना, ये सब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है। ये था ईडियम नंबर 7, इनफैक्ट प्रोवर्ब जो आज के सेशन की थी उसका मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बचे हुए ईडियम्स को भी पढ़ लेते हैं। ईडियम नंबर 8 इज लॉयंस शेयर। राइट कॉर्नर पे आप पिक्चर देखिए, उसमें एक शेर है और एक तरफ जेब्रा है। एक स्टफ है, खाने पीने की कोई वस्तु है, वैसे पिज्जा टाइप का कुछ लग रहा है या बर्गर एक्सक्यूज मी, या बर्गर टाइप का कुछ लग रहा है, और उसमें जिस तरफ लॉयन है उस तरफ का बर्गर देखिए ज्यादा है, लगभग 2/3 है, और जिस तरफ जेब्रा है उस तरफ का जो शेयर है वो 1/3 है। लॉयन पावरफुल एनिमल है, जेब्रा पावरफुल नहीं है। तो जो ताकतवर है, मजबूत है, वो किसी भी वस्तु का अधिकतम हिस्सा अपने पास रखना चाहता है ना। तो लॉयंस शेयर का मतलब किसी भी वस्तु विशेष का बड़ा अंश, बड़ा हिस्सा, जो मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट है, मान लीजिए दो लोगों ने मिलकर के चोरी करी, 1 लाख रुपए की चोरी की, उसमें से एक चोर कह रहा है दैट आई नीड 80,000, तो वो लॉयंस शेयर की डिमांड कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है लॉयंस शेयर। जैसे बॉलीवुड में आज भी कोई मूवी जब हिट होती है तो उसके हिट होने का जो क्रेडिट है उसका बड़ा हिस्सा अक्सर जो है वो मेल एक्टर्स को मिलता है, मेल एक्टर्स को, तो दे गेट लॉयंस शेयर, जो भी फिल्म हिट होती है उसके क्रेडिट का। तो जो मेजर पार्ट है किसी चीज का उसी को लॉयंस शेयर कहा जा सकता है। आप बहुत ही इजीली लॉयन से इसे समझ सकते हैं। शेर कभी भी किसी भी शिकार का छोटा हिस्सा नहीं खाएगा, अधिकांश हिस्सा वो खुद खाएगा, फिर बचा हुआ हिस्सा जो है वो बाकी जानवर खाते हैं। तो यही से मीनिंग आता है इसका, बड़ा हिस्सा या अधिकांश हिस्सा। रेफर्स टू अ ह्यूज पोर्शन ऑफ समथिंग, ये इसका मीनिंग लिखा है। मैंने यही बात आपको समझाने की भी कोशिश की थी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, थोड़ा सा फनी है। माई सिस्टर ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब छीन लेना, द लॉयंस शेयर ऑफ द पिज्जा। ऐसा होता होगा, आप सबने भी किया होगा, घर में भाई भाई, बहनें बहनें और भाई बहन जो है, हाँ, किसी भी चीज को लेकर के लड़ाई करते, नहीं ज्यादा मैं लूंगा या ज्यादा मैं लूंगी। तो यही लिखा है कि मेरी सिस्टर ने किसी प्रकार से पिज्जा का बड़ा हिस्सा जो है मेरे से छीन लिया। शी ग्रैब्ड, छीन लिया उसने, लॉयन शेयर ऑफ द पिज्जा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जॉन वॉज रियली डिजर्विंग कैंडिडेट, मतलब योग्य जिसको कहा जा सकता है। सो ही गॉट द लॉयंस शेयर ऑफ द क्रेडिट फॉर द सोशल सर्विस कॉन्टेस्ट, जो भी कार्य किया गया था उसमें जो तारीफ हुई, जो प्रशंसा हुई, उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो जॉन को मिला, यानी कि अधिकांश प्रशंसा जो है वो जॉन के हिस्से में गई क्योंकि वास्तव में उसने ज्यादा मेहनत की थी। ही वॉज रियली अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो ये था ईडियम नंबर 8। चलिए बचे हुए 2 और ईडियम्स भी फटाफट पढ़ लेते हैं। जो ईडियम नंबर 9 है आज के सेशन का, अ वाइट लाई। वैसे तो लाई मतलब झूठ और ये नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन सर इसका मीनिंग पॉजिटिव है। इसे समझेंगे कैसे? 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक जो सामने लिखी है अ वाइट लाई और एक होती है अ ब्लैक लाई। मतलब एक सफेद झूठ और दूसरा एक काला झूठ। ब्लैक और व्हाइट 2 कलर हैं आपके सामने। ब्लैक वर्ड को हमेशा से नेगेटिव तरीके से यूज किया गया है, जैसे ब्लैक मनी, ब्लैकमेल,
मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ब्लैक मनी हो गया, ब्लैक डे हो गया, काला दिवस मनाया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, वो सब नेगेटिव है। ब्लैकमेल और ब्लैक मनी आप इन्हीं दो से समझ सकते हैं। तो वो वास्तविक झूठ है, ब्लैक लाई, और उसमें सेल्फिशनेस है। आप अपने आप को समस्या से बाहर निकालना चाहते हैं और दूसरे को एक तरीके से हर्ट करना चाहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अ वाइट लाई का मतलब होता है एक ऐसा झूठ जो है तो झूठ, लेकिन उसका पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि किसी को हर्ट होने से बचाना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सच बोलने से अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए, तो क्या कहा जाता है कि सच बोलने के बजाय बेहतर है कि एक छोटा सा झूठ बोल दिया जाए, ताकि उसके चेहरे की जो मुस्कान है, जो खुशी है, वो बनी रहे। जैसे ये भी कहा जाता है कि यदि किसी सच को बोलने से कोई रिश्ता टूट जाता है या टूट सकता है, तो इट इज बेटर टू टेल अ वाइट लाई। बेहतर है कि सच ना बोला जाए, झूठ का सहारा लिया जाए, क्योंकि इंटेंशन उसकी गलत नहीं है। हाँ, अगर सच बोल दिया जाएगा तो रिलेशनशिप टूट सकती है। ऐसे में अगर झूठ बोल करके रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है, क्योंकि इस झूठ का इंटेंशन गलत नहीं है, आप हर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हर्ट होने से बचा रहे हैं, तो इट इज बेटर टू टेल अ वाइट लाई इन सच केसेस। तो वाइट लाई एक झूठ है, लेकिन इसमें बेसिकली जो पर्पस है वो किसी को हर्ट नहीं करना है, बल्कि हर्ट होने से बचा लेना है। देखिए ना, एक छोटा सा झूठ जिसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। टू लाई अबाउट सम और टू लाई अबाउट अ स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट मैटर, खास तौर पे एक ऐसा झूठ जिसको बोलने से कोई हर्ट नहीं होगा, हर्ट होने से बच सकता है या कोई रिलेशनशिप टूटने से बच सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टेलिंग योर फ्रेंड दैट यू लाइक हिज न्यू हेयर कट। अपने दोस्त को ये कहना कि आपको उसका नया हेयर कट जो उसने कराया है पसंद आया है, वेन यू रियली डू नॉट, जबकि सच्चाई ये है कि वास्तव में आपको पसंद नहीं आया, इज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाइट लाई। यही तो वाइट लाई है, क्योंकि अगर आप बोल देंगे कि आपको उसका हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा है, अब वो हर्ट हो जाएगा, गुस्सा भी कर सकता है, उदास हो सकता है। तो क्या चाहेंगे आप कि आपका फ्रेंड गुस्सा हो, उदास हो, हर्ट हो? तो आप कह देंगे, भले ही आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि उसका हेयर कट अच्छा नहीं है, फिर भी आप कह देंगे कि नहीं, अच्छा लग रहा है आपका जो हेयर कट है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइट लाई। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया है। मेनी टाइम्स अ वाइट लाई कैन सीम द आइडियल टूल टू कीप द थिंग्स अराउंड यू बैलेंस्ड। कभी कभी या बहुत बार ये जो वाइट लाई है, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो घटनाएं घटती हैं, उनको बैलेंस्ड रखने में बहुत मददगार होता है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने में, सब कुछ बैलेंस्ड रखने में आपके इर्द गिर्द ये जो वाइट लाई है एक इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट टूल के जैसे काम करता है। तो वाइट लाई कुल मिलाकर पॉजिटिव इंटेंशन से बोला गया झूठ है, जिसमें किसी को हर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने रिलेशनशिप को टूट जाने से बचाना चाहते हैं आप, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। इडियम नंबर 5 जो है वो है फिश आउट ऑफ वाटर। ये एक बहुत ही रेलेवेंट ईडियम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, मैं जब सेशंस ले रहा हूं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के, और मैंने कोई टारगेट नहीं बना रखा है कि मैं कितने सेशंस लूंगा, और यूं आप समझिए कि मैंने कोई टारगेट नहीं बना रखा कि मैं कितने सेशंस लूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं कम से कम 100 सेशंस जरूर लूंगा। और अगर 100 सेशंस हो जाते हैं मिनिमम, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो थाउजेंड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस सेशन को और बाकी सेशंस को रिकॉर्ड करते समय ये दिमाग में नहीं रहता है मेरे कि मैं बहुत टफ इडियम्स लेकर के आऊं। नहीं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इडियम्स लेकर के आऊं। वो इडियम्स जो थोड़ा कॉमन है, वो इडियम्स जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हों, पूछे जाते हों, पोटेंशियल हो जिनमें, जो कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो वहां भी मिलते हो,
चीजें वही तो पूछी जाएंगी जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका कोई वजूद होता है। अब चाहूं तो मैं आपके सामने ऐसे इडियम्स लेके आऊं जिसमें आप कुछ भी गेस नहीं कर सकेंगे, वो बहुत टफ हो सकता है। लेकिन सर सिर्फ टफ के चक्कर में और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं ऐसे ऐसे ईडियम्स भी ला सकता हूं, मुझे ऐसे ईडियम्स भी मालूम हैं जिनका आपको तनिक भी आइडिया नहीं है, तो ये सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत काबिल हूं, मैं इर्रेलेवेंट कंटेंट को लाऊं, ये ठीक नहीं है। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने लाऊं, वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी। मैंने हमेशा से यही माना है और यही मेंटेन किया है कि पढ़ाते समय सिर्फ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट को ध्यान में रखना चाहिए, इजी और टफ को नहीं। इजी है तो भी पढ़ाया जाए, टफ है तो भी पढ़ाया जाए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन के ईडियम नंबर 5 को, दैट इज फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए पानी में मछली, मछली के लिए पानी एक तरीके से संजीवनी बूटी है, मतलब बहुत कंफर्टेबल स्टेट में। पानी में मछली है तो उसे पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ जाल से ही पकड़ा जा सकता है और कोई तरीका ही नहीं, मतलब कंफर्ट जोन में है वो बिल्कुल। और अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो शायद वो 8 10 15 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो मर जाएगी। तुरंत पानी से बाहर निकालते ही वो छटपटाने लगती है। तो एक ऐसी सिचुएशन में मछली आ गई जो उसके लायक है ही नहीं। तो आप अपने आप को फिश समझ लें, तो एक ऐसी स्थिति में आपका होना। तो इस तरीके से आज का ये सेशन ओवर हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपकी जो राय है मुझे बताएं और प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स दें। यही सारी चीज़ें मुझे इनकरेज करेंगी। और आप सबको ये तो मालूम ही है कि रोज़ सुबह 10 बजे या 11 बजे जो है डेली वोकैब का सेशन होता है। अभी तक उसके भी 6 सेशन हो चुके हैं। आज 27 अप्रैल है और आज अभी तक उसके 6 सेशंस हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप रोज उसे देखिए, क्योंकि अगर वो पाइलअप कर गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर आपके लिए नई चीज़ों को तो आप कवर कर सकेंगे, पर पिछले सेशंस को कवर करने में आप सबको समस्या हो सकती। इसीलिए मेरे साथ ही चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें इस समय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।